कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड 2026 में जो भी छात्र 12वीं के बच्चे जो हैं इंग्लिश का पेपर देंगे, उसके लिए मैं एक अच्छा सा प्रीवियस ईयर पर आधारित आने वाले 2025 में जो एग्ज़ाम होगी उसमें जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा उसी पर आधारित सारे प्रश्न मैंने इसमें रखा है। 50 क्वेश्चन है और वो 50 क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन दिया गया है और इस चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, क्योंकि जब आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे तो अन्य क्वेश्चन जब रहेंगे तो उस क्वेश्चन में जब पूछ दिया जाए इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, और ये यही आंसर रहेगा तो फिर आप उसको वहां पर आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमें अच्छी तरह से समझना है चारों ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन क्यों होगा और अन्य ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। द एग्जाम वाज सो डैश दैट मेनी स्टूडेंट फेल्ड। देखिए हमेशा से सोचिए, आप देखिए कि फिल इन द ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले हमेशा देखना है कि किसी को किसी के बीच बैठा रहे हैं तो उनके अगल बगल में आपको देखना चाहिए कि किस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। यानी देखिए हार्डली का प्रयोग अगर इस बीच में रखना है तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि हार्डली का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो हार्डली का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं, वर्ब से पहले ऑप्शन नहीं है यानी ब्लैंक नहीं है जो हम रखेंगे हार्डली को, तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। हार्ड का जब प्रयोग करते हैं कहाँ करते हैं, हार्ड के बारे में सोचिए। हार्ड जो है एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, तो हार्ड का प्रयोग हमेशा हम वर्ब के बाद करते हैं, यानी नाउन के पहले कर सकते हैं या फिर बिना नाउन का कर सकते हैं। जब नाउन के साथ करते हैं तो ये एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ होता है कठिन या कड़ी। और हार्ड जब एडवर्ब की तरफ प्रयोग करते हैं तो वो बिना नाउन का आता है यानी वर्ब के बाद आता है। तो देखिए वर्ब के बाद है तो इस तरीके से हम यहाँ पर रख सकते हैं और हमारा आंसर भी हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सो और दैट का कब प्रयोग करते हैं, तो सो और दैट के बीच में हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह काम करता है। सो दैट का हम तब प्रयोग करते हैं जब किसी बात को और स्पष्ट तरीके से कहना हो। ये कहते हैं कि एग्जाम, अच्छा सो और दैट का मतलब होता है इतना की, यानी कि एग्जाम इतना है ना कठिन था कि, है ना, इतना कठिन था कि मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड, बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्या हो गए, असफल हो गए। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए ये क्यों नहीं होगा, हार्डर है। हमेशा से ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव या एडवर्ब में ईआर लग जाता है तो वो क्या होता है, कॉम्परेटिव डिग्री, या फिर एक से अधिक बार में जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को पढ़ते हैं तो उनके पहले मोर लगाना होता है और तब फिर वो कॉम्परेटिव डिग्री में बनता है। और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर दैन नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। और हार्डली है तो हार्डली का प्रयोग तो हम वर्ब के पहले करते हैं, तो ऐसा है नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत। हमारा आंसर बी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। करें क्या, हाउ डाइस मनी डू यू नीड, ठीक है। आइए अब देखिए फिर ब्लैंक है तो अगल बगल में देख लीजिए क्या है, मनी। देखिए मनी को ना अनकाउंटेबल नाउन कहा गया है, मतलब इसको आप गिन नहीं सकते हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो जब मनी को गिन नहीं सकते हैं, और समझने वाली बात क्या है कि मेनी है, मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, प्लूरल है नहीं तो इसलिए ये गलत होगा, है ना। फ्यू का भी क्या कहाँ प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन के पहले करते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल है नहीं तो गलत हो गया। सेवरल का भी प्रयोग ऐसा ही करते हैं, यानी क्या, इन तीनों का प्रयोग हम एक ही तरह से करते हैं, लेकिन इसका फ्यू का प्रयोग हम, है ना, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव अर्थ में करते हैं। तो कहने का मतलब ये है इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। और मच का प्रयोग जो है आपका कब होता है, जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना होता है तो मच का प्रयोग करते हैं, और मनी को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, ध्यान रखिए। अगला देखिए, करेक्ट है, आई डोंट हैव मनी इन माई पॉकेट। अब देखिए करेक्ट है, आई डोंट हैव, मैंने डे 1 का जो लेक्चर बताया था उसमें भी इस तरह के ऑप्शन को एक्सप्लेन किया था। अब देखिए अगर वो लेक्चर देखे होते तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से और आप एक्सप्लेन भी कर देते कि कोई क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। देखिए सम का प्रयोग ना पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं,
कुछ या कोई के अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे पता, डोंट लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव है, तो ये हमारा नहीं होगा। एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, कह रहे हैं कि मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, यानी नकारात्मक सेंस दे रहा है। हमारा आंसर ये होगा। इनफ का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, इनफ का प्रयोग हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं, या है ना, या फिर नाउन के पहले हम करते हैं। इनफ का भी प्रयोग हो सकता है, कब हो सकता है? जब हमें उसका विजन क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर पैसा जो आपके पास पर्याप्त नहीं है वो किस चीज के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते टू बाय समथिंग, ठीक है, टू बाय समथिंग या टू बाय अ बुक, यानी क्या, मेरे पॉकेट में किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उस स्थिति में इनफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनफ का प्रयोग अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। किसका प्रयोग होगा? एनी का प्रयोग होगा। और नो का प्रयोग आप जानते ही हैं कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उस स्थिति में आप नो का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ही नेगेटिव है तो डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए भी नो का प्रयोग नहीं होगा। आइए, हमारा आंसर 3 का बी होगा। अब देखिए, करे क्या, ही इज स्टडिंग डैश डैश मैथमेटिक्स। समझने वाली बात है कि देखिए, जब कभी भी कोई सब्जेक्ट का नाम हो, हिंदी हो, मैथिली हो, संस्कृत हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, कुछ भी इस तरीके से हो, तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। अच्छा, ए कहाँ करते हैं, एन कहाँ करते हैं और द कहाँ करते हैं? तो देखिए, ए जो है ओ आ से लेकर के ए वाला जो भी अक्षर होता है, अगर उसमें से कोई भी ना आए तो हम क्या करते हैं, उसके पहले ए, और ओ से लेकर के, है ना, ए वाले तक जो है, अगर कोई अक्षर आ जाए, किसी शब्द का पहला अक्षर आ जाए, तो हम क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए तो वहां भी एक्सप्लेन कर देंगे। और द का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई चीज हमारे लिए निश्चित हो, तब हम करते हैं द का प्रयोग। आइए डिटेल से भी आगे समझेंगे हम। देखिए, करें क्या, हाउस विच वॉज सोल्ड लास्ट वीक बिलोंग टू मिस्टर शर्मा। अब देखिए, समझिए, हमेशा एक बात समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन हो होता है, हु, विच, और क्या होता है? दैट होता है। हु, विच, दैट होता है। समझिए, जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या कहा मैंने? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? हु, विच, दैट। अच्छा, हुम भी होता है, हुज भी होता है, ये होते हैं 5। हुम जो होता है ना, हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, और हुज जो होता है ना, वो इसका और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो देखिए, जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन हो तो उस नाउन के पहले हमेशा से द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द का। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के बाद करते हैं, विच का प्रयोग किसी, है ना, इंसान के अलावा किसी के साथ भी करते हैं विच का प्रयोग, और दैट का प्रयोग सबके साथ करते हैं, यानी इंसान होगा या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग भी रहेगा, फिर भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाउस है, तो हाउस के लिए विच का प्रयोग किया गया, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा तो आर्टिकल द का ही प्रयोग होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी। आइए, अब देखिए, he looked at in the mirror। अब देखिए क्या है, हाँ, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। कैसे पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, क्या कहते हैं, सेल्फ लगा रहेगा, SELVE, सेल्फ लगा रहेगा या सेल्फ लगा रहेगा तो रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट के बाद का प्रयोग करना हो, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं? जब वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद करना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ही के लिए देम सेल्फ नहीं आता है, हर सेल्फ नहीं आता है, योर सेल्फ नहीं आता है, हिम सेल्फ होता है। ही से हिम सेल्फ है कि नहीं? ही के लिए कौन सा आता है? हिम सेल्फ होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर। अब देखिए, ही टच्ड है कि नहीं, ही टच्ड नोज विथ हिज फिंगर। अब देखिए, शरीर के यानी बॉडी के कोई भी पार्ट होंगे तो उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? द का। यानी शरीर का कोई भी भाग होगा, आंख, नाक, कान, बांह वगैरह कुछ भी, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? द का प्रयोग। तो यहाँ पे नोज है, नोज हमारे बॉडी का पार्ट है, इसलिए हमने क्या किया? द का प्रयोग किया है। देखिए, शी वर्कड हार्ड। देखिए, हार्ड के बारे में मैंने समझाया था ना,
वही हार्ड फिर आ गया, क्या कहा, वर्ब के बाद हार्ड आता है, तो यहाँ भी सही है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है। अब ब्लैंक दिया हुआ है तो मैंने कहा था कि ब्लैंक से पहले वाली चीजों को देख लीजिए और ब्लैंक से बाद वाले की चीजों को देख लीजिए। अब समझिए सो का प्रयोग हम कब करते हैं, जब परिणाम दिखाना हो, यानी सो के बाद हम हमेशा परिणाम वाले शब्द का प्रयोग करते हैं या सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए करेक्ट, शी वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, है ना, डैश डैश ही डिड नॉट पास। अब देखिए कठिन परिश्रम करेगा तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि पास नहीं करेगा, क्या ये परिणाम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है कि नहीं, यानी ये परिणाम तो हुआ लेकिन नकारात्मक परिणाम हो गया, तो हम इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम कहते यहाँ पर क्या क्या, क्या रहता कि उसने कठिन मेहनत किया, है ना, तो इसलिए क्या हुआ, पास हुआ, तब हम क्या करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं, समझ गए। यानी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव अगर रहेगा तो फिर उसी से उसका रिजल्ट क्या होना, पॉजिटिव होना है। देखिए सो का प्रयोग हम कब करते हैं, जब पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, तब हम सो का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव परिणाम हुआ तो सो का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर कठिन मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हो गया, गलत बात हो गया, यानी पास ही नहीं हो पाया, ये नेगेटिव परिणाम है, तो सो का प्रयोग नहीं करेंगे। बिकॉज का प्रयोग कब करते हैं, जब कारण दिखाना होता है, ये तो कारण नहीं है ना, वो असफल हो गया क्या, इसीलिए वो उसने कठिन मेहनत किया, ऐसा परिणाम नहीं हो सकता है, इसीलिए बिकॉज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए बट का प्रयोग कब करते हैं, बट का प्रयोग ये सब कंजक्शन है, यानी कंजक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस को जोड़ना या दो शब्द को जोड़ना। यहाँ पर सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को जोड़ी जा रही है। अब देखिए बट का प्रयोग हम कब करते हैं, एक तरफ अच्छी बात कही गई तो दूसरी तरफ उसी के विपरीत बात कही जाएगी। यानी क्या, कठिन मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन देखिए उसका विपरीतार्थक बात क्या हो गया, उन्होंने असफल हो गया, है ना। तो क्या है कि एक तरफ अगर हम जो बात कह रहे हैं उसी का उल्टा हो जा रहा है, यानी उल्टा परिणाम, नकारात्मक परिणाम हो जाए, तो हम बट का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। एंड का प्रयोग जब दो सेम सिचुएशन की बात हो, एक ही तरह की बात हो, तब हम क्या करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर नकारात्मक है और उधर क्या है, सकारात्मक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बट का प्रयोग करते हैं। विपरीतार्थक चीज बताना हो तो हम बट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब कह रहा है कि सही सेंटेंस ढूंढने के लिए आपके एग्जाम में पूछता है, एक एक नंबर का रहता है, इसीलिए हमें एक एक नंबर उठाने कैसे हैं, एक एक नंबर कैसे कैरी करना है, सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से कह रहे कि करेक्ट सेंटेंस कह रहे करने के लिए, जो देखिए सी के साथ में हैज, ठीक है, टू चाइल्ड्स, ये गलत है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। सी के साथ में हैज होना चाहिए, हैव है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए सी हैज, ठीक है, टू चिल्ड्रेन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। और देखिए सी, अच्छा बिफोर वाला सेंटेंस है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, इससे पहले क्या होना चाहिए, एम इज आर वाज वेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, हमारा आंसर सी। देखिए सी इज द गर्ल इन द क्लास। अब देखिए इंटेलिजेंट है, कह रहे कि क्लास में एक बच्चे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं। कह रहे कि वह जो है क्लास में, है ना, तेज लड़की है, तो क्लास में कितने, बहुत सारी लड़की की तो बात नहीं हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, यानी बहुत सारों में से एक की बात करने की कोशिश कही जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पर द है, सबसे पहले क्या है, हमने कहा था आपको कि सीधा ये देखना है कि ब्लैंक के पहले और बाद में क्या है, तो आंसर पर डायरेक्ट चला जाइए। देखिए जब द का प्रयोग हो, देखिए ये रिफ्लेक्ट, ये क्या है आपको, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम कब करते हैं, देखिए सुपरलेटिव डिग्री का जब दो से अधिक की तुलना करनी हो, दो से अधिक में से, है ना, यानी दो से अधिक लोग रहेंगे, उसमें से किसी एक की बात करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर द है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये द मोस्ट, है ना, इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। समझ गए, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम क्लास में सिर्फ एक लड़की की नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारी लड़की की बात कर रहे हैं। वो क्लास में, क्लास का मतलब कितनी, एक क्लास, लेकिन उसमें बच्चे कितने हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो जब कभी हम किसी को कहते हैं कि तुम इस क्लास में, है ना, तेज हो, तो ऐसा कहना गलत है, सबसे तेज हो, ठीक है, या किसी न किसी से हम तुलना करते ही हैं। तो जब हम बहुत सारे बच्चे हैं उसमें से किसी एक को बताना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ये तो होगा नहीं, है ना, मोर नहीं होगा, हमने कहा था कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर लगाना होता है या फिर ER लगाना होता है। देखिए एक से अधिक बार, इंटेलिजेंट, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, यानी एक से अधिक बार
हमको है ना तोड़ तोड़ करके पढ़ना होता है, इसलिए हम इनके पहले मोर लगाते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के लिए बनाने के लिए। ठीक है, तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर का भी प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए, कह रहे कि दिस फ्लावर इज देन दैट वन। अब देखिए यहाँ पर देन का प्रयोग किया है। मैंने कहा था आपको कि अगर देन का प्रयोग हो तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग कर दीजिए। अब देखिए तो कॉम्परेटिव डिग्री कौन सा हो सकता है? देखिए ये सुपरलेटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कॉम्परेटिव कौन सा है? बी नंबर है कॉम्परेटिव डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा? सही होगा। क्यों होगा बी नंबर? क्योंकि मैंने कहा अभी तुरंत कहा था कि मोर लगा हुआ रहेगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है कि नहीं? अब ये जो है अगर ब्यूटीफुल 3 बार में बोलना होता है, यानी क्या एक से अधिक सिलेबल का रहेगा तो हम क्या करेंगे? मोर का प्रयोग करेंगे। एक सिलेबल का रहेगा तो उसे है ना ईआर लगा करके कॉम्परेटिव बना देंगे, हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, देन का प्रयोग हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आइए, राम और हेज ब्रदर्स। देखिए ये इस तरह की क्वेश्चन पिछले क्लास में भी मैं डे 1 में भी बताया था। देखिए यहाँ पे वर्ब को रखना है। क्या रखना है? वर्ब। तो इस वर्ब यहाँ पे जो वर्ब को रखना है तो वर्ब के पहले वाले यानी नजदीकी वाले को देखना है। जहां भी वर्ब रखेंगे उसके नजदीक वाले, वर्ब जहां रहेगा उसके नजदीक वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है तो इसको देखना है कि भाई साहब ये कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको भूल जाना है, समझे कि नहीं? तो ये कौन सा है? एक से अधिक है तो यहाँ से एक से अधिक वाला कौन सा चाहिए? ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा। क्या होगा हमारा? सी। आंसर हो जाएगा सी। ये डे 1 में भी हमने बताया था, डे 2 में भी आ गया है, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए देखिए ये क्या है? दिस साइड इज पैरेलल डैश दैट। देखिए इसमें प्रेपोजिशन से पूछा गया है। तो प्रेपोजिशन क्या कहता है? कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जिनके रूल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, यानी कि उसे आपको याद ही रखना होता है। यानी पैरेलल के साथ में क्या होगा? टू, और ये आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल के साथ में क्या होगा? टू, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए देखिए ये वाला, देखिए द सेमिनार रन्स डाइस है ना 11 and 1 है कि नहीं? देखिए अब देखिए जैसे ही एंड लिखा हुआ रहेगा और दो चीजें हैं तो देखिए बिटवीन के लिए दो के लिए बिटवीन, अमंग का प्रयोग जो है दो से अधिक के लिए, और ऑन वगैरह इन वगैरह हम जब कोई किसी सतह पर कोई चीज रखी रहती है तो ऑन, और किसी घेरे के अंदर कोई चीज रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इन का प्रयोग। तो यहाँ पर दो चीजों की बात की गई है, 11 और 1 है कि नहीं? इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बिटवीन। अच्छा इससे संबंधित हमने D1 में भी बताया था, आपको याद होनी चाहिए। देखिए अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं ना तो आपको ये बनाने में बड़ा आसान हो जाएगा, आप इसको भगा भगा करके देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? देखिए द बॉय है डैश वन द रेस इज माय ब्रदर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? हाँ अभी मैंने जस्ट कहा था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, हु, विच, दैट या हुज या हुम होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए बॉय है यानी क्या? पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम होम का प्रयोग करते हैं, सॉरी हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और विच का प्रयोग क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं या फिर जानवर सब के लिए। हुज का प्रयोग जो है इसी के लिए करते हैं जब इसके बाद जो है कोई नाउन आना चाहिए। हुज का प्रयोग तब करेंगे जब इसके बाद कोई नाउन हो। होम का प्रयोग तब करेंगे जब इस पर किसी वर्ब का असर पड़े। ठीक है, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का हम प्रयोग करते हैं उनके लिए वर्ब का है ना वर्ब भी दो आता है, यानी एक सब्जेक्ट के लिए और एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। तो इसके लिए ये वाला वर्ब आ गया, यहाँ पर जो हु जाएगा तो इसके लिए ये वाला जो है वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हु होगा। आइए, अच्छा हमने ये भी कहा था आपको कि जब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे होता है तो उनसे पहले वाले जो नाउन होते हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए तो 16 में क्या कहता है? द बोर्ड है कि नहीं, डिवाइडेड देयर वर्क अमंग देमसेल्व्स। ठीक है कि नहीं? अब क्या है इसमें हमें देखना है कि इसमें सिंगुलर वर्ब होगा ये प्लूरल, ये जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब ये देमसेल्व्स है, अब इससे हमें पकड़ना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा वर्ब का प्रयोग हुआ। तो देखिए जब कभी भी प्रोनाउन या फिर यहाँ पर देयर है, जब कभी भी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये चीज हम देख लेते हैं कि देखिए
इसके लिए प्रोनाउन का कौन सा, देयर का हुआ है। तो जब देयर का प्रयोग हुआ है तो हम जो है ये इसका मतलब प्लूरल होगा, तब तो यहाँ पर देयर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगा हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, हमने पिछले क्लास में डे 1 में बताया था कि किसी नाउन के पहले इच या एवरी या नो का प्रयोग होता है तो उसे सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर मानते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, है ना, इसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, बेहुदा कहीं का, इतना पिटाई करेंगे कि अभी हम। देखिए एवरी मैन एंड एवरी वुमन है, तो इसके लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे। हमने कहा था कि इच, एवरी और नो, इस तरह से अगर किसी नाउन के पहले एवरी, इच और नो किसी नाउन के पहले प्रयोग हो तो ये जो है हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, चाहे एक से अधिक नाउन क्यों ना हो। इनके पहले इच होगा, एवरी होगा या नो होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर हो जाएगा। और इनके साथ में कौन सा, देखिए यहाँ पर इक्वल है ना, राइट है, एडजेक्टिव है और क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर क्या होगा, कह रहे हैं कि प्रत्येक आदमी और है ना महिलाओं को क्या होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होनी चाहिए, यानी बराबर अधिकार होनी चाहिए, यानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा, इज का नहीं होगा, है ना। हैज का क्यों, हैज का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये बता रहा है अधिकार। अधिकार जब हम कहते हैं जैसे आई हैव अ पेन, यानी इस पर क्या है, मेरा अधिकार है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे आई एम अ पेन, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, बी नंबर होगा। आइए अभी देखिए यहां पर क्या करा है, देयर इज, करे कि देयर डैश डैश मेनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ठीक है, करे कि देयर डैश डैश मेनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। देखिए देयर से जब भी सेंटेंस शुरुआत होगा तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा, उनके बाद जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा और उसी के अनुसार देयर के बाद वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए मेनी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब इन्हीं के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो भाई साहब ये कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो इनके साथ में क्या होगा, आर का प्रयोग, यानी क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे छात्र हैं। आंसर हमारा क्या होगा, बी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डैश करे कि वी, करे कि वी डैश योर कंसर्न, ठीक है कि नहीं। अब देखिए आपकी चिंताओं को मैं समझता हूं, ये यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंड, देखिए समझने वाली बातें हैं। अंडरस्टैंड हो गया, नो हो गया, बिलीव हो गया, ठीक है, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, इन सभी वर्ब का जो है हम लोग, बिलीव हो गया, इन सभी वर्ब का कभी भी बिफोर नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना है। बनाते हैं अलग सिचुएशन में, टेम्पररी जब रहेगा तब, लेकिन प्राय आपकी एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो कि बिना बिफोर बनाए हुए। तो देखिए क्योंकि ये सब चीज हमारे दिमाग में होता है और दिखता नहीं है, वो एक्टिविटी नहीं दिखता है, इसलिए हम इसका बिफोर नहीं बनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये अंडरस्टैंड, ये सब नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए वी डैश अ पार्टी लास्ट नाइट, करे क्या, लास्ट, देखिए लास्ट लिखा रहेगा, ठीक है, अगो लिखा रहेगा, यस्टरडे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर शब्द लिखा हुआ रहेगा या बीते हुए समय है उनके पहले इन का प्रयोग हो, जैसे इन 2024, है ना, इन 2020, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, यानी V2 का प्रयोग करेंगे, अटेंडेड। अच्छा V2 कैसे क्या होता है, यानी वर्ब के अंत में डी या ईडी लगा होता है, वो V2 कहलाता है। या फिर उसके दो फॉर्म होते, तीन फॉर्म होते हैं, अच्छी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, जैसे गो, वेन, गॉन, ठीक है। रेगुलर वर्ब होता है, एक इरेगुलर वर्ब होता है। देखिए हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट लगा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए, पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे। सी कैन सिंग दिस सॉन्ग ब्यूटीफुली, है क्या नहीं। अब देखिए ये क्या है, ये एक्टिव से पैसिव है, लिखा हुआ नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है, आपको समझना है। अब देखिए क्या है, ये वर्ब के बाद जो आता है
ऑब्जेक्ट आता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, फिर कैन होता है, कैन लिख देते हैं। और जब मॉडल वर्ब होता है तो उनके बाद हमेशा बी का प्रयोग करना होता है ना। ये बी हो गया और इसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं तो सिंग, सैंग, संग होता है। ये आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर ही होगा। आइए, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा, ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए कैन का प्रयोग है तो कैन का प्रयोग है ही नहीं। देखिए एक्टिव और पैसिव का मतलब कुछ नहीं, एक ही बात कही जाती है, सिर्फ हम बदल देते हैं चीजों को, ठीक है। सेंस एक ही रहता है, सेंस नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पे सकता सकती है, यहाँ पे है का बोध कर दिया है, इसलिए ये सब गलत हो गया। यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग कर दिया है, ये गलत हो गया। ब्यूटीफुल को हटा दिया है, यहाँ ब्यूटीफुली को हटा, यहाँ पे है, और यहाँ पे वर्ड्स का प्रयोग कर दिया गया जबकि कैन होना चाहिए था, इसलिए ये सब क्या है, गलत हुआ। हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर। हमें नहीं लगता है कि पैसिव को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप लोग कर लेंगे। आइए देखिए अगला क्या है, दे टेक द बुक्स। तो देखिए बुक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, बुक्स हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बुक्स हो जाएगा, ठीक है, और बुक्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर, और इनके साथ में क्या होगा, ये V1 है तो R का प्रयोग कर देंगे, और फिर V3 और फिर बाय और देम हो जाएगा। ये यानी कि सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, और बाय के, है ना, बाद रखते हैं, बाय लगा करके। तो ये है, ये पैसिव एक बार देख लेंगे आप लोग, ये बन जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा, 23 का, 23 का हो जाएगा। देखिए V2 का प्रयोग किया गया है तो वाज का प्रयोग करना ही है, क्योंकि V2 वाज क्या होता है, बीता हुआ समय। V2 क्या बताता है, बीता हुआ समय को बताता है, तो इसीलिए क्या होगा, है ना, बुक्स बहुत सारी किताबें हैं, द बुक्स वर हो जाएगा, टेकन बाय देम हो जाएगा। हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए, सी सिंग वेरी वेल। अब देखिए ये क्या है ना, क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग पिछली क्लास में भी आया था, डे 1 में। तो क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा करके उसका संक्षिप्त रूप का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, सेंटेंस के अंत में और साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया है। और यहाँ पर देखिए V5 है तो V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डजंट होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो क्या कहेंगे, डजंट। यानी डज नॉट को हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डजंट, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये बी नंबर। अब देखिए यहाँ पर करें कि द एंटोनिम ऑफ अलाइव, ठीक है। अब देखिए अलाइव का मतलब क्या, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये वाला जो शब्द है ना, इसका उल्टा बताना है आपको, ठीक है। तो अलाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा, तो मरना हो जाएगा कहीं, क्या होगा, डी नंबर। हमारा आंसर क्या होगा, डी। वॉक का मतलब टहलना होता है, रिवर का मतलब नदी, और गॉड का मतलब भगवान, जानते हैं आप। देखिए अ वाइल्ड गूज है ना, चेस। अब देखिए चेस का मतलब क्या होता है, पीछा करना। गूज का मतलब हंस नहीं होता है, हंस वगैरह होता है। वाइल्ड का मतलब जंगली। जंगली हंस का पीछा करने से कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, है ना। ये पूछता है आपके एग्जाम में, अ वाइल्ड गूज है ना, चेस मतलब क्या, जंगली हंस जो होता है उसका पीछा करके कोई फायदा नहीं, मतलब क्या, बेकार का प्रयास, है ना। तो क्या होगा, अब ये क्या होगा, अ यूजफुल, ये यहां पर हो जाएगा, ये यहां पे मिस्टेक हो गया है ना, यूजफुल, यूजलेस, ये वाला होगा, ये मिस्टेक हो गया, USE, है ना, ये हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या होगा हमारा आंसर, ये वाला डी, यूजलेस एफर्ट, ठीक है, यानी कि बेकार का प्रयास, कोई फायदा नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर। अब देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये सभी पूछता है, तो सिंपल है, याद होना चाहिए आपको, पढ़ने की जिसको आदत है वो आराम से याद रख सकते हैं। इंटेलिजेंट, हमारा आंसर क्या होगा, 27 का ए नंबर। अब देखिए चूज द ओड वन। ओड वन का मतलब क्या होता है, ओड वन का मतलब क्या होता है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक जो है अलग तरह का रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गया, ये सब क्या है, लिखने की सामग्री है, तो इनको प्रयोग नहीं करना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कंप्यूटर है। तो ये हमारा आंसर हो गया, आपका आंसर कितना, सी हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर लैंड ऑन द एज ऑफ सी है। अब लैंड ऑन द एज ऑफ सी है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, वन वर्ड होते हैं। वन वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस लिखा गया है और इसी सेंटेंस का एक शब्द में आपको जवाब देना होता है।
है ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और 12th के भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कह रहे क्या, जो सी है समुद्र के किनारे को किनारे वाले जमीन को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं, कॉस्ट। जो किनारा होता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन है। इसको कैसे बनाते हैं, हम लोग को ये याद रहनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। देखिए सैड टू लिखा हुआ रहेगा इधर, तो इधर का टेंस में बदलाव होगा, इसका प्रोनाउन भी बदलेगा, ठीक है। तो सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, तो टोल्ड में है टोल्ड, जहां पे टोल्ड नहीं है काट दीजिए, ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिए, और फिर हम जो टू को हटा देते हैं, सैड टू को ही टोल्ड में लिखते हैं। तो शी टोल्ड हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हिम हो गया, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो गया, तो हिम से क्या करेंगे, यानी इसको बदलेंगे इसमें, तो क्या होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या होगा, ही होगा, और आर इज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, यानी पास्ट है तो इधर क्या होगा, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट किस में बदल जाएगा, पास्ट में। तो हमारा देखिए तो आंसर कौन है होगा, सी टोल्ड हिम दैट ही वाज टॉकिंग, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 31 का देखिए, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब जरा सोचिए, देखिए स्कूल हो गया, मार्केट हो गया, बेड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इन सभी के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि कब करते हैं। तो देखिए जब हम स्कूल है, स्कूल अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि इन सभी शब्दों का प्रयोग जिस मकसद से बनाया गया है उसी मकसद के लिए अगर आप वहां जा रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर यदि हम किसी और मकसद से जाते हैं तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए शी गोज टू स्कूल एवरी डे, अब कोई प्रत्येक दिन स्कूल क्यों जाएगा, तो पढ़ने के लिए स्कूल क्यों बनाया गया है, पढ़ाई की लिखाई के लिए, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, सी। अब देखिए आइए करें कि बाय द एंड ऑफ यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा, है ना। देखिए बाय द एंड ऑफ द क्लास, देखिए समझिए इस सेंटेंस को क्या कर रहा है कि अगर किसी समय से पहले बाय का प्रयोग हो, ठीक है, तो समझ जाना है कि आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला शब्द को ध्यान रखिए, बाय द एंड ऑफ, क्या रखें, बाय द एंड ऑफ लिखा हुआ रहेगा, तो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को याद रखेंगे, हमेशा इस तरीके से होगा। या फिर कोई और यहाँ पर अगर डेट प्रयोग किया होता बाय के साथ में, तो फिर हम किसका करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, कर है क्या, ही वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट फ्रेंड। अभी मैंने कहा था कि हॉस्पिटल हो गया, बेड हो गया, सोने वाला हो गया, स्कूल हो गया, और क्या कहते हैं मंदिर हो गया, इन सभी के पहले हम कब किसका आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, जब क्या कहते हैं किसी और मकसद के लिए किया जाए तब। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है। क्यों, ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट अ फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है कि आप हॉस्पिटल दोस्तों से मिलने के लिए जो है क्या करें, गए थे, वह जो है एक दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था। अब सोचिए हॉस्पिटल क्या मिलने का जगह है, इलाज कराने की जगह है। अगर इलाज कराना जाना होता तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन किसी और उद्देश्य से गया है तो आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, द का प्रयोग होगा। आइए 33 में देख लीजिए क्या है, 33 में 34 में क्या है। अब कह रहे 34 कह रहे कि देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास सो वी कैन नॉट मेक। अब सोचिए जरा क्या कहा है, टी फॉर एवरीवन। अब देखिए कह रहे क्या, देयर इज, यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले क्या लिखा है, मिल्क लिखा हुआ है। अब देखिए मिल्क के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, लिटिल का, द लिटिल का, फ्यू का। अब मिल्क जो है ना कभी भी काउंटेबल नहीं होता है, हम गिन नहीं सकते हैं। जब गिनने वाली संख्याएं चीजें रहता है तो वहां पर फ्यू का प्रयोग करते हैं, या द फ्यू का या अ फ्यू का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब कह रहा है क्या, सोचिए इन द ग्लास, करेक्ट, ग्लास में देयर इज मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास सो वी कैन है ना, सो वी कैन नॉट, है ना, कांट मेक टी फॉर एवरीवन। देखिए
यहाँ कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसलिए मैं चाय सभी के लिए नहीं बना सकता। इसका मतलब क्यों नहीं बना सकता, इसलिए लेफ्ट का मतलब क्या कि दूध बचा ही नहीं है ना, यानी नहीं दूध है। तो यहाँ पे नहीं का सेंस कौन देता है, लिटिल देता है। देखिए लिटिल का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपके पास कुछ है ही नहीं, यानी चावल नहीं है, दाल नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है। उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या करते हैं, लिटिल का पढ़ते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, लिटिल होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी नहीं का सेंस देता है। देखिए देयर इज मिल्क इन द क्या है, इन द जग इट इज एम्प्टी। अब देखिए कह रहा है कि एम्प्टी कह रहा है कि यह खाली है। इसका मतलब क्या है, जग में दूध होगा या नहीं होगा, तो दूध नहीं होगा। तो यहाँ पर नो का सेंस कौन दे रहा है, ये हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। नेगेटिव सेंस में, ये पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में, ये पॉजिटिव सेंटेंस में। एनफ का प्रयोग हम बता चुके हैं, कब, जब इसके लिए कोई मकसद हो तब हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा डी 35। देख लीजिए, अब कह रहा है कि सी हैज बीन इल, है ना, 2 days। अब देखिए सी हैज बीन इल, है ना, डैश डैश 2 days। अब देखिए 2 days यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिंस है, फ्रॉम है, फोर है, बाय है। देखिए फोर और सिंस का प्रयोग कब करते हैं, जब बीते हुए समय रहेंगे, जब उसका पुलडल नहीं बना सकते हैं तो सिंस का, और जिसका पुलडल बनाया जा सकता है उसके पहले फोर का। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को सबको पता होगा, आंसर सी होगा। आइए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, है ना, मॉर्निंग। अब देखिए इसका प्लूरल जो है ना हम लोग नहीं बनाते हैं, प्राय नहीं बनाते। तो जिसका प्लूरल नहीं बनाते हैं ना उनके पहले क्या होगा, सिंस। जिसका बना सकते हैं उसके पहले क्या होगा, फोर। तो आंसर हमारा क्या होगा, सिंस। क्या होगा, सिंस। आंसर ए नंबर। देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान रखिएगा, अ नंबर ऑफ जो है तो होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, और ये एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मेन बहुत सारा स्टूडेंट है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत। तो बहुत स्टूडेंट है, तो ये सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल। देखिए प्लूरल होगा कैसे, हमेशा ध्यान रखिएगा, अ नंबर होगा, ठीक है, ये अ नंबर होगा, और एक क्या होगा, द नंबर होगा। अ नंबर या फिर क्या होगा, द नंबर होगा। तो द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब, और नंबर के बाद में हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब। तो देखिए अ नंबर है तो इनके साथ में कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पर प्लूरल देख लीजिए, देखिए यस्टरडे है, यस्टरडे है तो बीता हुआ समय होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ पर बताइए तो क्या होगा, द नंबर ऑफ बॉयज दैट्स वेरी स्मॉल इन द क्लास। यस्टरडे भी लिखा हुआ है, यानी क्या, हमें क्या चाहिए कि छात्रों की संख्या। द नंबर का मतलब होता है की संख्या। तो कह रहे कि छात्रों की संख्या, है ना, वेरी स्मॉल इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है, यानी कल जो है क्लास में बहुत, इस क्लास में बहुत कम छात्र थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, वर्ड का, वर्ड का नहीं होगा, क्या है, यस्टरडे है ना, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। यस्टरडे लिखा गया है, तो यस्टरडे जब इसमें लिखा हुआ है ये रेड नहीं हो पाया है, तो क्या ना, इन द क्लास यस्टरडे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वर्ड्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, वर्ड्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड्स का प्रयोग होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे। ए नंबर हो जाएगा यहाँ पर वर्ड्स, इसमें से कोई नहीं होगा। ये सब ए नंबर रहता तो प्लूरल नाउन, द नंबर है तो सिंगुलर नाउन, बस सिंगुलर वर्ब, है ना, याद रखिएगा। और अ नंबर और द नंबर के बाद हमेशा नाउन कौन सा होता है, प्लूरल होता है। अब देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट्स अ टीचर। अब देखिए हमने एक चीज और ध्यान रखना है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो प्लूरल नाउन है, वन ऑफ से जैसे ही सेंटेंस शुरुआत होगा तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा रहेगा, तो सिंगुलर रहेगा। तो हमारा वर्ब ये होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। वन ऑफ, देखिए वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, क्या होता है, में से एक। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि एक शिक्षक है, यहाँ पर भी कह दिया है कि एक, तो एक किसके लिए बात किया जाता होगा, किसी एक आदमी के लिए। तो कह रहा है कि मेरे बहुत सारे छात्रों में से एक क्या है, शिक्षक है। तो यहाँ पर एक सिंगुलर हो गया, तो वन ऑफ से जैसे सेंटेंस शुरुआत होगा तो उसके लिए वर्ब जो है सिंगुलर होगा। द नंबर ऑफ से सेंटेंस शुरुआत होगा तो उनके लिए वर्ब जो है सिंगुलर होगा, और नंबर से शुरुआत होगा तो उनके लिए वर्ब प्लूरल होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये।
अब देखिए 41, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, तो बाय द नेक्स्ट ईयर, फिर मैंने कहा था कि बाय के साथ बीता हुआ समय का अगर प्रयोग हो या किसी समय का प्रयोग हो तो क्या क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, शैल, विल, हैव, बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो वो हो गया। आइए अब देखिए, डाइस है ना, द डॉक्टर नॉर द नर्स वॉज अवेलेबल। देखिए समझिए, देखिए नॉर से, जैसे नॉर एक होता है आइदर और, आइदर और क्या होता है, आइदर और, एक होता है क्या, नाइदर, नाइदर नॉर, आइदर और या फिर नाइदर नॉर, ध्यान में हमेशा रखिएगा, ये दोनों पेयर में होता है, ठीक है। तो नॉर लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, नाइदर, अगर और लिखा हुआ रहता तो क्या होना चाहिए था, आइदर। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, ये। अब देखिए ही कैन, है ना, नाइदर, देखिए इसको नाइदर भी पढ़ सकते हैं या फिर नीदर भी पढ़ सकते हैं, दो तरीके से हम पढ़ते हैं, आइदर या ईदर, है ना, जो आपको पढ़ना है, जैसे पढ़ना है। तो देखिए नाइदर है तो नाइदर है तो, है ना, दो नाउन को जोड़ने का काम करते हैं, ये कंजक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो नाइदर के साथ में हम क्या करते हैं, नॉर का प्रयोग करते हैं, हमारा आंसर ये हो गया। अब देखिए, शी इज प्लीज्ड, शी इज प्लीज्ड मी। अब देखिए प्लीज के साथ में टू का प्रयोग होगा तो इनके बाद भी1 का प्रयोग करेंगे। प्लीज एट भी होता है, यानी किसी चीज पर, जब आपको किसी समाचार पर या कोई चीजों पर खुशी होता है तो वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति से खुश होते हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं। तो प्लीज के साथ में एट, टू और विथ का भी प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। तो जब व्यक्ति के साथ से, व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से खुश होंगे तो विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि आई वेक अप अर्ली इन माई चाइल्डहुड, मतलब क्या कर रहा है देखिए यूज्ड टू और क्या होगा, है ना, ये वाला एक होता है बी का मतलब क्या होता है, एम इज आर वाज वेयर, ठीक है। यानी एम इज आर वाज वेयर के बाद अगर यूज टू आता है तो हमेशा से ध्यान रखना है कि इनके बाद बिफोर का प्रयोग होता है, यानी आईएनजी वाला वर्ब होता है। अगर यूज टू सीधा ये रहता है यूज टू, यानी इनके पहले एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग नहीं होता है तो सिर्फ भी1 का प्रयोग होता है, तो हमारा आंसर ये होगा। इसका प्रयोग कब कहाँ करते हैं, तो देखिए इसका प्रयोग हम करते हैं जब पुरानी आदत थी, लगातार वो बीते हुए समय में कर रहा था, उस समय यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये वाली जो है यूज टू के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज एम आर आ जाए, वाज वर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि पहले भी आदत थी, अभी भी क्या है, वो आदत है, मतलब क्या आदतन में है। अगर प्रेजेंट का रहेगा तो मतलब क्या है, उसको अभी वर्तमान समय में क्या है, उसकी आदत है, पहले थी और अभी भी आदत है। इससे क्या बोध होता है कि अब आदत क्या हो गया, खत्म हो गया, पहले था आदत, ठीक है। तो देखिए इतना आपको याद क्या रखना है कि अगर इनके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा पहला रूप में होगा, यानी भी1 होगा। या यूज टू के पहले अगर एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग होगा तो इनके बाद वर्ब का कौन सा होगा, चौथा रूप होगा। हो सकता है यही इस पर आधारित क्वेश्चन नीचे अब आ जाए, तो देख लीजिए यहां पर आंसर कौन सा होगा, ये बी नंबर होगा। अब देखिए कह रहा है कि आई, है ना, वेकिंग अप अर्ली। अब देखिए यहां पर, हाँ देखिए यहां पर क्या है, बिफोर का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर आंसर ये हो जाएगा। हमने कहा था यूज टू के बाद क्या होता है, भी1, और या फिर यूज टू से पहले अगर एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग होगा तो क्या होगा, बिफोर। देखिए आई, है ना, डाइस लिविंग अलोन। अब यहां पर क्या है, हाँ देखिए बिफोर का प्रयोग हो गया तो आप यहां पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, इसी का प्रयोग करना पड़ेगा। यूज टू के बाद जो है हमेशा टू का प्रयोग करते ही हैं, तो यहाँ पर टू, अच्छा ये प्रयोग करते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बाद भी1 अगर यहाँ पर रहता, ई सिर्फ लगा रहता तब हम इसका कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, आईएनजी लगा है तो इसके बाद आईएनजी होता है। यूज टू के बाद ये हेल्पिंग वर्ब अगर रहता है इसके पहले तो इसके बाद क्या होता है, टू के बाद हमेशा बिफोर होता है। तो इस स्थिति में आंसर क्या होगा, अगला देखिए, इट इज अबाउट टाइम ही टू स्कूल। देखिए अब समझिए, इट इज द टाइम होगा या इट इज अबाउट टाइम होगा, इट इज द टाइम होगा। अगर इस तरह के फ्रेज रहेंगे, इस तरह के अगर शब्द रहेंगे, सेंटेंस रहेंगे, तो इनके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा V2 में होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्या 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 कहा मैंने, इट इज द टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या इट इज, है ना, टाइम। अगर इस तरीके से रहेगा तो हमेशा V2 का प्रयोग करना है। तो देखिए गो है, V1 है, ये नहीं होगा,
ये V2 है तो ये होगा, ये V4 है तो ये नहीं होगा, ये V1 है तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? V2 वाला। ठीक है, क्या कहा? इट इज द टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इट इज टाइम है, अब अभी समझाया मैंने, इट इज टाइम है तो बताइए तो इसके बाद कौन सा वर्ब आएगा? तो V2 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? B। अब देखिए he said to her why। अब इसका आंसर आप लोग खुद दे देंगे, नरेशन है। तो देखिए इंट्रोगेटिव जैसे ही रहता है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पूछते हैं हम। तो पूछने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो आस्क करते हैं। क्या करते हैं? आस्क। तो देखिए यहाँ पर सैड टू किस में बदल जाएगा? क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव है, तो आस्क का प्रयोग देखिए जहां लिखा है वहां उसको लगाना है। तो आस्क हर इस, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव शब्द ही कंजक्शन की तरह काम करने लगता है और इसको कंजक्शन ही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो वाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, इनके पहले कोई भी इंट्रोगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसमें किया गया है तो गलत काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा एट नाइट है, यानी V1 का इधर प्रयोग है तो इधर V2 का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? शैड टू है। इधर अगर V2 रहेगा तो इधर है ना पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो इधर का टेंस जो है बदलाव होता है। ये टेंस प्रेजेंट में है तो इधर क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? ये बी नंबर। 50 हो गया क्या? खत्म, यानी क्या? टोटल खत्म। हम इसी तरीके से प्रत्येक दिन, आज भी और इससे पहले दिन भी मैंने दिया था डे 1 का लेक्चर। अब डे 3 का इंतजार कीजिए और यकीन मानिए आपका 30 से 40 मिनट का समय अगर आप लगाते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप सीट लगाइए, प्रत्येक दिन लगाइए और अपने दोस्तों को दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका शिक्षक का क्या नाम है, आपने शिक्षक से क्या पढ़ा, अब अभी क्या पढ़ रहे हैं, बशर्ते इस चीज को देखिए। हर एक चीज, ये पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट था, मैं सब कुछ समझाता चला जाऊंगा। 50 क्वेश्चन काफी हो जाता है प्रत्येक दिन। अगर आप 50-50 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर हम किताब पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे, वो भी लाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो भी लाएंगे। धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।